हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण, ठीक है, यह आपका होता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है ना, जहां एम क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान है और वी इसका क्या है वेग। एच प्लैंक नियतांक और न्यू क्या है आपतित फोटोन की आवृत्ति। ठीक है ना, और ये आपकी क्या है आपतित फोटोन की न्यूनतम आवृत्ति मींस दहली आवृत्ति। ठीक है ना, न्यू नॉट। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। ठीक है, इस इक्वेशन के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की क्या करनी है व्याख्या। ठीक है ना, तो पहला नंबर है इसमें, इस समीकरण से स्पष्ट है कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर सतह से उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु ई के, ठीक है, ई के मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, समीकरण के अनुसार अगर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना, इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा तो धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और वो फोटोनों की संख्या बढ़ती है केवल, और ईके का मान अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, नंबर 2, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा ईके है वो ईके का मान आपतित फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर नहीं। तीव्रता कितनी भी हो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी। नंबर 3 है, इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान बढ़ाने पर ईके का मान क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो न्यू का मान है, अगर यहाँ पे न्यू का मान ज्यादा होगा तो ये क्या है आपका ईके। ठीक है ना, ई के बराबर है ये आपका 1/2, ये किसके बराबर है ईके। ठीक है ना, ई के बराबर हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे न्यू का मान अगर बढ़ेगा तो ईके का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। नंबर 4 है, समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू दहली आवृत्ति न्यू नॉट से, ठीक है, ये न्यू है और इसका मान अगर न्यू नॉट से क्या है कम है तो क्या होगा ईके का जो मान होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है ना, अगर न्यू का मान ज्यादा है कम है और न्यू नॉट का मान क्या है ज्यादा है तो हमें ईके का मान क्या मिलेगा ऋणात्मक, जो कि क्या होता है असंभव। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि गतिज ऊर्जा क्या हो ऋणात्मक हो। ठीक है, जो कि संभव है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू दहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर 5 है, धातु की सतह पर फोटोन आपतित होते ही कोई इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन डाला जाता है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण वह धातु की सतह से निकल के क्या जाता है बाहर आ जाता है। ठीक है, अवशोषित करके धातु की सतह से बाहर निकल जाता है, अर्थात फोटोन के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, फोटोन के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे ही धातु की सतह पर कोई फोटोन आपतित होता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, धातु की सतह पर फोटोन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती। ठीक है,
तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण और उस पर आधारित उसके प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, दोनों में अंतर लिखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यूरेनियम, ठीक है, 92 यूरेनियम 235, ठीक है, 92 क्या है इसका यूरेनियम का परमाणु क्रमांक और 235 क्या है इसका परमाणु भार। यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन्स की क्या जाती है, बमबारी की जाती है, तो ये सबसे पहले 92 236 में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये जो है दो भागों में, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 56 बेरी में 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89, ठीक है, और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। ठीक है, 3 ये जो न्यूट्रॉन है, नए न्यूट्रॉन, और इसके साथ साथ क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया नाभिकीय विखंडन। इसके बाद नाभिकीय संलयन। संलयन जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। जैसे 1H3 ट्राइटियम, ठीक है ना, ये क्या है आपका 1H3 हाइड्रोजन का क्या समस्थानिक, ये भी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के क्या होते हैं 3 समस्थानिक, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, ये ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम नाभिक। ठीक है, 2He4, और प्लस इसके साथ साथ न्यूट्रॉन निकलता है और प्लस अपार ऊर्जा 17.6 MeV ऊर्जा निकलती है। ठीक है, रिलीज होती है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन में आगे पूछा है अंतर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होगा। तो नाभिकीय विखंडन और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, नाभिकीय संलयन। पहला पॉइंट यह है केवल भारी नाभिकों में संभव है। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल भारी नाभिकों में ही संभव होती है, जबकि नाभिकीय संलयन क्रिया हल्के नाभिकों में संभव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह प्रक्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है। ठीक है, इसे कम टेम्परेचर पर नहीं किया, कम टेम्परेचर पर भी किया जा सकता है। ठीक है, जबकि यह प्रक्रिया उच्च ताप पर ही संभव है। नाभिकीय विखंडन क्रिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है ना, नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें हम 3 ही पॉइंट रखेंगे, हालांकि हम 2-4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ 5 नंबर के हिसाब से काफी पर्याप्त है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो किसका परिणाम है। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्या है, वो परिणाम होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण ही हमें सूर्य से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सौर ऊर्जा। ठीक, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में z अक्ष में संचरित है, इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि इसका तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तब इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है ना, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। ठीक है, पहला पॉइंट 4 अभिलक्षण पूछे, इसमें नंबर 1 लिखेंगे, ये तरंगे निर्वात
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से संचरित होती है, संचरित होती हैं। ठीक है ना। नंबर दो, इन तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र अवयव समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं। नंबर 3, ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण रखती हैं। ठीक है। 4, ये तरंगे आवेशित कणों से उत्सर्जित होती हैं। ठीक है। आगे प्रश्न में पूछा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष में संचरित है। ठीक है ना। मान लीजिए इस प्रकार से ये आपका क्या है, मान लीजिए एक्स अक्ष वाई है और ये क्या है, जेड है। ये आपकी क्या है, तरंग संचरण। ठीक है ना, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है ना, तरंग संचरण की दिशा। तो प्रश्न में पूछा है कि इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए आप यहाँ पर, ये ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यदि चुंबकीय तरंग जेड अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है तब इसके वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर तरंग संचरण के लंबवत होंगे, अर्थात क्रमशः एक्स व जेड अक्ष के
अनुदिश होंगे, ठीक है, अनुदिश होंगे, ठीक है। आगे प्रश्न में एक तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लैम्डा का मान दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। तो आपको एफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो एफ बराबर होता है आपका, एफ बराबर होता है सी बटे लैम्डा। सी का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे लैम्डा का मान 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर कितना, 10 की घात 1 ऊपर ले जाएंगे, माइनस माइनस का 1 होगा, 8 में से घटाएंगे तो 7, ठीक है, हर्ट्स किया जाएगा, हर्ट्स, ठीक है ना। एफ बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लैम्डा बराबर दे रखा है आपका 10 मीटर, एफ का मान हमें फाइंड करना है। तो एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा, सी क्या होती है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन में 10, तो 3 गुणा 10 की पावर 7 हर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का गा प्रश्न, ठीक है ना, 5 का गा प्रश्न। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घा प्रश्न। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, अतः इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना, लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, लेंस मेकर सूत्र। क्वेश्चन नंबर 5 घा अथवा, ठीक है, 5 घा अथवा हेडिंग बनाएंगे लेंस मेकर, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है ना, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र के लिए एक पतला लेंस, मान लीजिए कोई पतला लेंस है आपका, इस टाइप से कोई पतला लेंस, ठीक है, इसके सम्मुख कोई वस्तु O, ठीक है, वो स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ठीक है ना, आई डैश पर क्या बनाती है प्रतिबिंब, ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो मोटाई है, वो लेंस की मोटाई कितनी है, वो टी है। तो यहां से यहां तक वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, पृष्ठ, ये आपका मान लो पृष्ठ P1 से U हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपका P1 है और ये क्या है P2 है, ठीक है। कुल मोटाई T है, तो यहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगी, V डैश बनेगी, ठीक है। और द्वितीय पृष्ठ P2 के लिए आई डैश क्या करता है, बस आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है, कहाँ बन जाता है, आई पर बन जाता है। और हम यहाँ लेंगे तो ये इसके लिए क्या होगी, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा आपका b डैश, है ना, b डैश माइनस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा b डैश माइनस टी। इसको आप लिख सकते हैं u बराबर b डैश माइनस टी, ये आपका जाएगा u बराबर b डैश माइनस का टी, यहां से यहां तक, ठीक है ना, u बराबर b डैश माइनस टी। लिखेंगे कि माना एक पतला लेंस, माना एक पतला लेंस कैपिटल L, ठीक है ना, ये कोई आपका पतला लेंस है कैपिटल L, जिसकी मोटाई स्मॉल t है तथा माध्यम के
सापेक्ष इसका अपवर्तनांक n है, ठीक है ना। इसका जो अपवर्तनांक क्या है वो n है। लेंस के सामने स्थित वस्तु O का प्रतिबिंब पृष्ठ P1 द्वारा I डैश पर बनता है, जबकि पृष्ठ P2 द्वारा O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है ना। कहां पर बनता है? I पर बनता है। तब ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर आवर्तन के सूत्र से, ठीक है ना। तब गोलीय पृष्ठों से आवर्तन के सूत्र पर क्या लिख सकते हैं हम? सूत्र हमारा होता है n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है। हम ही मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या है, क्या है? r1 है, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? वो r2 है, ठीक है। तो पहले v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है आपकी? b डैश है, तो n/b डैश हो जाएगा। वस्तु की दूरी u है और n-1/u हो जाएगा आपका r1। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या बन जाएगा? दूसरे पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह क्या लेंगे? 1/n, ठीक है ना। n की जगह क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। अपॉन में आपका आ जाएगा b, ठीक है ना, माइनस 1/, ये आपको हो जाएगा b डैश माइनस t। यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है u बराबर क्या है? b डैश माइनस t है। बराबर में आपका 1/n माइनस 1/, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ की जो त्रिज्या हमने ली है वो कितनी हो जाएगी? r2 हो जाएगी, ठीक है ना, r2। चूंकि यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस nr2, ठीक है, ये आ जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि परंतु t इज लेस देन, ठीक है ना, लेस देन क्या आपका क्या हो जाएगा? b, ठीक है। जो t का बच्चों की लेंस क्या है? बहुत पतला है, ठीक है। तो जो t का मान होगा वो b की तुलना में बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। t का मान b की तुलना में क्या होगा? बहुत ही कम होगा। सॉरी, b डैश है ना, b डैश की तुलना में क्या होगा? बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? t को तो लिखेंगे अतः v डैश की तुलना में, ठीक है ना, b डैश की तुलना में t को छोड़ने पर, ठीक है, t को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? 1/nv माइनस 1/b डैश बराबर, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस n/nr2, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे 1/nv माइनस 1/b डैश बराबर 1 माइनस n/r2। हम क्या करेंगे? दोनों ओर n से गुणा करेंगे, ठीक है ना। क्या रखेंगे? दोनों ओर n से गुणा करने पर, ठीक है ना, दोनों ओर n से गुणा करने पर, दोनों ओर n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? n/nv, ठीक है, माइनस n/,
बी डैश बराबर एन वन माइनस एन अपॉन एन आर टू। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यह आपका बचेगा वन अपॉन बी माइनस एन अपॉन बी डैश बराबर, यहाँ माइनस अगर ले लें तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन अपॉन में आर टू। ठीक है, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा एन अपॉन बी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी माइनस का एन अपॉन बी डैश बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, एन माइनस वन अपॉन आर वन और माइनस का एन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है ना, वन अपॉन आर टू। एन बी डैश माइनस ये वाला का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एन अपॉन बी डैश माइनस का और एन अपॉन बी डैश प्लस का कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉन बी पहले लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन, यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, एन माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है ना, और वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू क्या है, ये आपका लेंस के सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, इसको मिल सकते हैं वन अपॉन एफ, फोकस दूरी। ठीक है ना, तो एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही आपका क्या हो गया, वन अपॉन एफ बराबर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, जहां पर एफ क्या हो गई, फोकस दूरी। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही आपका लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है ना, यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है ना, ये क्या आपका लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का यहां प्रश्न। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहां। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहां, क्वेश्चन नंबर 5 यहां है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ। ठीक है ना, किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। ठीक है ना, पहला धारा का नियम, ठीक है, और नंबर 2 वोल्टता का नियम। ठीक है ना, तो पहले हेडिंग बनाएंगे प्रथम नियम, प्रथम नियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संधि नियम, संधि नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी संधि बिंदु पर किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीज गणितीय योग शून्य होता है, बीज गणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि समेशन आई बराबर 0। ठीक है, इसके बाद द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम इसी को हम बोलते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, वोल्टता का, वोल्टता का नियम। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बंद पास का नियम। ठीक है ना, तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत, किसी वैद्युत परिपथ के
किसी खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस खंड में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय, ठीक है, उस खंड में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं समेसन आई आर बराबर समेसन ई, ठीक है, जहां पर आई क्या है, परपथ में वैद्युत धारा उस खंड में, और आर क्या है, उसका संगत प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल उस परपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके किरचॉफ के दो नियम थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था के लिए सूत्र का निर्धारण कीजिए, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र प्लस और माइनस, ठीक है। यहां से आपकी धारा जाएगी, बैटरी लगी आपकी एक ई, ठीक है, धारा आई जाएगी, और इस पॉइंट पर धारा जो है, मान लीजिए आपका ये पी क्यू और ये क्या है आर और ये एस, ठीक है, ये पी प्रतिरोध क्यू आर और एस। इस पॉइंट पर मान लीजिए ए है और ये बी और सी और ये पॉइंट डी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन में इस धारा मापी जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पर मान लीजिए धारा इसमें जा रही है I1 और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है I2 है। तो यहाँ से भी धारा क्या आएगी आपकी I1 और यहाँ से भी धारा क्या होगी I2, और इसमें वापस जो धारा आएगी वो क्या होगी I, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे चित्र से, है ना, चित्र से ये आपका बंद पास 1 और ये बंद पास 2, ठीक है ना। हम ये बंद पास 1 मान लेते हैं, इसको बंद पास 2, इसकी धारा कुछ यूं लेते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टा का नियम इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये चित्र से बंद पास कौन सा, ए बी डी ए के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर P और I1, P गुणा I1, और यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या होगी, इस टाइप से चल रही है धारा की दिशा, तो यहाँ विपरीत होगी। तो यहाँ पर क्या है, माइनस धारा की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस R गुणा I2, और इसमें विद्युत वाहक बल कोई नहीं है तो 0, ठीक है। या इसको सकते हैं PI1 बराबर IR2, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार बंद पास, है ना, ये बंद पास आपका 2 है, तो इसमें भी धारा की दिशा कुछ क्यों लेंगे,
ठीक है ना, बंद पास 2 के लिए, ठीक है। तो बंद पास 2 के लिए यहां से आपका क्या है, प्रतिरोध Q और धारा की धारा क्या है I, तो Q गुणा I1 माइनस यहाँ भी विपरीत हो जाएगा S गुणा I2, S गुणा I2 और विद्युत भागबल क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं QI1 बराबर SI2, इक्वेशन 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा PI1 बटे QI1 बराबर RI2 बटे SI2, यहां से I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है। और यही व्हीटस्टोन सेतु की क्या है, संतुलन व्यवस्था के लिए शर्त है, P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का एआर, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।